बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है। देखो भाई, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबाओ। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूँगा, तो दबा दो। अरे कुछ और दबाने के लिए नहीं कह रहा हूं, घंटी 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 दबा दो यार। जी स्टूडियो ने भी फ्लॉप फिल्में बनाने का ठेका लिया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि अनुराग कश्यप जब भी कोई फिल्म बनाता है सुपर डुपर डिसास्टर ही होती है। लेकिन जी ने अनुराग के साथ अब एक और फिल्म बनाई है जिसका नाम है बंदर, और इसमें हीरो है कौन कौन? बॉबी देओल, बहुत बड़ा सुपरस्टार बॉबी देओल। वो बॉबी देओल जिसके बच्चे भी उसकी फिल्म नहीं देखते। एनिमल में इस भाई का छोटा सा रोल था। उस छोटे से रोल को लेकर बॉबी ने मीडिया में इतने पैसे बांटे कि मीडिया ने कहा कि बॉबी देओल सुपरस्टार बन चुका है। और एनिमल के रिलीज होने के बाद से लेकर आज तक किसी ने भी इस भाई को अपनी फिल्म में हीरो नहीं लिया। तब से लेकर आज तक इस बेचारे को सिर्फ विलन का रोल मिलता है, और वो भी छोटा मोटा रोल मिलता है। तो अनुराग कश्यप ने कहा कि देखो भाई, मैं आपको एज ए हीरो लूंगा, फिल्म बनाऊंगा, फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। बताओ, यानी कि बॉबी देओल को जो छोटे मोटे रोल मिल रहे थे इस फिल्म के बाद वो भी नहीं मिलेंगे। खैर, इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेलर कैसा है। ट्रेलर जैसे ही चालू होता है गाली गलौज चालू हो जाती है। पियक्कड़ अनुराग कश्यप की फिल्म है, तो गालियों के बिना तो फिल्म बन नहीं सकती, घटिया हरकतों के बिना तो फिल्म बन नहीं सकती, वाहियात डायलॉग, गंदे डायलॉग्स के बिना तो फिल्म बन नहीं सकती। तो पहले ही सीन में बॉबी देओल पुलिस स्टेशन में है, पुलिस वाला भी गंदी गंदी बातें कर रहा है और बॉबी देओल भी गंदी गंदी बातें कर रहा है। अब एक लड़की की एंट्री होती है, वो बॉबी से पूछती है कि आपको किस बात का डर लगता है। बॉबी कहता है कि मुझे डर इस बात का लगता है कि शायद मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, कभी कभी लगता है कि शायद मैं बहुत गंदा आदमी हूँ। और मोबाइल पर गंदी गंदी तस्वीरें देख रहा है, गंदी गंदी वीडियोस देख रहा है। अनुराग कश्यप नंगे की फिल्म है, इसके अलावा और क्या हो सकता है उसकी फिल्म में भाई। अब बॉबी देओल एकदम डिस्को डांसर बनकर आता है, जैसे कभी मिथुन दा बनकर आया था फिल्म डिस्को डांसर में, और गाना होता है। और सोचो गाने के क्या अल्फाज होंगे, कम ऑन बेबी तू जिसको देगी। बताओ, बाल के शौकीन पियक्कड़ अनुराग कश्यप की फिल्म है भाई साहब। तो गंदी बातें ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, गंदे गाने ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, इस लुखे की फिल्म में कोई सही बात हो ऐसा कैसे हो सकता है भाई। अब बॉबी कहता है कि बचपन में मुझे सभी कहा करते थे कि मैं बहुत हैंडसम हूं, मैं एक दिन हीरो बनूंगा। अब लड़की कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, हीरो मैं बनाऊंगी आपको। इसका मतलब यह है कि ये एक पत्रकार है। ये लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे फोटो हर न्यूज़पेपर में छपवाऊंगी, मैगजीन में छपवाऊंगी, आपको हीरो बना कर रहूंगी, फिक्र ही मत करो। अब अचानक घर पे पुलिस आ जाती है, बॉबी को अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। अब बॉबी पूछ रहा है कि भाई हुआ क्या है, मुझे अरेस्ट क्यों किया गया है, मेरी गलती क्या है। इसके बाद लिखा आता है कि अनुराग ने कौन कौन सी फिल्में बनाई है और उसी ने इस फिल्म को बनाया है, तो इसका मतलब यह है कि यह फिल्म भी सुपर डुपर डिसास्टर ही होनी है। जैसे अनुराग की हर फिल्म हुआ करती है। अब पुलिस बताती है कि भाई साहब, लड़की ने तेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि तूने उस लड़की का रेप किया है। और बॉबी कहता है कि वो लड़की झूठी है, मुझे फंसा रही है, बात को समझिए। अब पुलिस वाला बॉबी को गंदी गंदी गालियां देना शुरू करता है और कहता है कि लड़कियों के नंगे फोटो मंगाता है, फिर उनको ब्लैकमेल करता है। बेटा, अब तो तू जेल से नहीं निकलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि नंगे बेशरम वाहियात इंसान अनुराग कश्यप की फिल्म है, तो इसके अलावा और फिल्म में क्या हो सकता है भाई साहब। अब बॉबी जेल में चला जाता है, उसको बताया जाता है कि देख बेटा, अंदर ये मत कहना कि तू लड़की के केस में आया है, कहना मर्डर के केस में आया है। अगर तूने लड़की का केस बताया तो अंदर तुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी तेरे लिए। और ये जेल में वाकई ही होता है। अब सानिया की एंट्री होती है, जो बॉबी की लॉयर है। वो बॉबी को बचाना चाहती है और वो बॉबी से पूछती है कि सच क्या है, मुझे बता, तूने रेप किया था या नहीं किया था, या वो लड़की तुझे पैसों के लिए फंसा रही है। अब बॉबी हर जगह कहता रहता है कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने किसी का रेप नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो लड़की मुझे फंसा रही है। और ये रियल लाइफ में भी होता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लड़कियों ने उनको फंसाया और जेल भिजवा दिया। और इसी सब्जेक्ट पर बॉलीवुड में कई एक फिल्में बन चुकी है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जी वालों को और अनुराग को ये क्यों लगा
कि अगर इसी सब्जेक्ट पर दूसरी फिल्म बनाई जाएगी तो वो चल जाएगी, सुपरहिट हो जाएगी। तो ये ट्रेलर देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से पब्लिक इस फिल्म को देखने जाएगी। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अनुराग कश्यप की ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर ही होगी। इसको डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। बॉलीवुड में एक बटला एक्टर है जिसका नाम है वरुण धवन, जिसके छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है। इस बटले ने एक इवेंट में कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बाप को कुछ कहने से पहले ये सोच लेना कि बेटा खड़ा है। अबे भाई तू कहां खड़ा है, दिखाई तो दे नहीं रहा। तेरी हाइट इतनी कम है बेटा कि तू कहीं भी खड़ा हो जा तो दिखाई देता ही नहीं है। तो जब तू दिखाई ही नहीं देगा तो हम क्या करें। और वरुण बेटा ये भी तू अच्छी तरह समझ ले कि जब फिल्म पर तेरे डैडी का नाम है एज ए डायरेक्टर, तो भाई साहब जितने भी क्रिटिक्स है जो रिव्यू करेंगे वो एज ए डायरेक्टर तो आपके फादर के बारे में ही बात करेंगे और आप उनका घंटा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। हालांकि मुझे पता है कि आपकी फिल्म डायरेक्ट की है आपके भाई ने, रोहित धवन ने। उसने आज तक जो भी फिल्म डायरेक्ट की है सुपर डुपर डिसास्टर हुई है, ये भी डिसास्टर ही होगी। लेकिन क्योंकि तुमने एज ए डायरेक्टर अपने फादर का नाम डाला है तो जाहिर सी बात है थू थू आपके फादर की होगी। तो बेटा ये ड्रामा करना बिल्कुल बंद कर दे कि बेटा खड़ा है, बाप को कुछ बोलना नहीं। ये सब शाहरुख खान पर अच्छा लगता है, तुझ बटले पर ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वाशु भगनानी साहब ने एक वीडियो रिलीज किया है और उन्होंने ऑफिशियली किया है कि टिप्स वाले उनके साथ गलत कर रहे हैं। किसी जमाने में वाशु भगनानी साहब की एक फिल्म आई थी बीवी नंबर 1, उस फिल्म के गानों को टिप्स वाले इलीगली यूज कर रहे हैं अपनी आने वाली फिल्म है जवानी तो इश्क होना है। वाशु जी ने यह भी बताया था कि केस अदालत में है, अदालत फैसला करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। इसके जवाब में टिप्स वालों ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें बताया है कि उन गानों के राइट्स उनके पास है, वो उन गानों को कहीं भी यूज कर सकते हैं, वाशु भगनानी साहब उनको नहीं रोक सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाशु जी कह रहे हैं कि वो गाने उनके हैं और टिप्स वाले कह रहे हैं कि वो गाने उनके हैं, यानी दोनों ही लीगली ये कह रहे हैं कि वो गाने उनके हैं। तो इसका फैसला जाहिर सी बात है अदालत ही करेगी, अदालत ही डिसाइड करेगी कि वो गाने रियल में किसके हैं, टिप्स वाले यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बॉलीवुड में एक डायरेक्टर है जिसका नाम है आनंद एल रॉय, अब तक काफी वाहियात फिल्में बना चुका है लेकिन एक दो अच्छी फिल्में भी बनाई हैं। कुछ दिनों पहले आनंद की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें थी कृति और धनुष, और इस फिल्म ने इतना बिजनेस किया था कि जो पैसे इस फिल्म पर लगे थे वो रिकवर हो गए थे। हालांकि जिसने भी इस फिल्म को देखा उसने यही कहा कि इससे घटिया फिल्म उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी। हर देखने वाले ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कैसे किया, जबकि इस फिल्म को 20 करोड़ रुपए का बिजनेस भी नहीं करना चाहिए था। और दूसरी तरफ है अजय देवगन साहब, वो भी महाफ्लॉप है। वो सारी अपनी घर की फिल्में किया करते हैं, बाहर की फिल्म तो उनको कोई देता नहीं है। तो अब खबर आई है कि आनंद एक फिल्म करने वाला है अजय देवगन के साथ। कहावत है कि भूखे ने भूखे की मारी, दोनों को गश आ गए। तो इस फिल्म का क्या होना है आपको अभी से पता होना चाहिए। यह बात भी मैं कई बार बता चुका हूं कि बॉलीवुड में कोई किसी का दोस्त नहीं है। बॉलीवुड में ना ही कोई हमेशा किसी का दुश्मन है, ना ही कोई हमेशा के लिए किसी का दोस्त है। बॉलीवुड वाले एक दूसरे से बेहद जलते हैं। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बहुत बड़ी हिट हो गई है और यही वजह है कि बॉलीवुड के बहुत सारे लोग आज की तारीख में रणवीर से नफरत करते हैं, रणवीर से जलते हैं और वो ये कहते हैं कि धुरंधर 2 हिट हुई है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर आदित्य धर की वजह से। रणवीर सिंह की वजह से ये फिल्में नहीं चली हैं। काजोल ये बात कह चुकी है, आमिर खान ये बात कह चुका है, बॉलीवुड के बहुत सारे लोग ये बात कह चुके हैं और अब वरुण धवन बटले ने भी यही बात कही है कि धुरंधर और धुरंधर 2 रणवीर सिंह की वजह से नहीं चली बल्कि डायरेक्टर की वजह से चली। ये फिल्में डायरेक्टर की फिल्में हैं, रणवीर सिंह का इनकी सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। आप सभी जानते हैं कि मैं डबल ढोल की रणवीर सिंह का मजाक उड़ाता ही रहता हूं, लेकिन जो बॉलीवुड वाले कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं बॉलीवुड वालों को सपोर्ट नहीं करूंगा। ये बॉलीवुड वालों की जलन है अगर वो ये कह रहे हैं कि रणवीर सिंह का धुरंधर की सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। रणवीर सिंह धुरंधर का हीरो है और जाहिर सी बात है उस फिल्म की कामयाबी का रणवीर सिंह भी उतना ही हकदार है जितना कि डायरेक्टर आदित्य धर। और मैं बटले वरुण से बताना चाहता हूं कि अगर धुरंधर रणवीर की वजह से हिट नहीं भी हुई तब भी रणवीर सिंह तुझसे 90 टाइम ज्यादा बड़ा स्टार है। तब भी रणवीर के सामने तुम जैसे और अर्जुन कपूर जैसे कहीं टिकते नहीं हैं। रणवीर सिंह कम से कम एक्टर तो है। अबे बटले तू तो वो भी नहीं है। वरुण बटले तुझे तो अपने आप को एक्टर कहने से पहले एक बर्तन में पानी लेना चाहिए, उसमें नाक डुबोकर मर जाना चाहिए। तेरे जलने से रणवीर सिंह को घंटा फर्क नहीं पड़ता। रणवीर सिंह आज स्टार है और यही हकीकत है। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि फेडरेशन ने रणवीर सिंह को बैन कर दिया है। अशोक पंडित साहब ने यह खबर मीडिया को दी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 दिन के पहले अशोक पंडित साहब के जन्मदिन की पार्टी थी और उस पार्टी में आमिर खान भी आया था
और बताया जा रहा है कि आमिर खान ने ही अशोक पंडित से कहा था कि भाई साहब रणवीर को बैंड कर दीजिए, रणवीर रितेश और फरहान के साथ बहुत गलत कर रहा है, उनके 45 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है, वो लॉस आप रिकवर करा के दीजिए। और ये भी आप जानते हैं कि आमिर खान ये भी कह चुका है कि धुरंधर रणवीर की फिल्म नहीं है, डायरेक्टर की फिल्म है। कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में आमिर खान रणवीर से बहुत जलता है। तो अगर आमिर खान ने ऐसा कुछ किया होगा तो मैं उसके लिए 100% इनकार नहीं कर सकता, लेकिन गारंटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वाकई ही आमिर खान के कहने से यह हुआ है क्या, आमिर खान ने वाकई ही अशोक पंडित को इन्फ्लुएंस किया है क्या। राज बब्बर साहब अपने वक्त के बहुत फेमस एक्टर थे, आज की तारीख में बहुत फेमस पॉलिटिशियन भी हैं। और बब्बर साहब ने 2 शादियां की थी, एक पत्नी से एक बेटा है आर्या बब्बर और दूसरी पत्नी से एक बेटा है प्रतीक बब्बर। ये दोनों किसी ना किसी बात पर आपस में लड़ते ही रहते हैं। अब आर्या बब्बर ने बताया है कि जो प्रतीक बब्बर है वो बहुत ही सेल्फिश है, जब भी उसको कुछ जरूरत होती है, जब भी वो प्रॉब्लम में होता है, तब तो राज बब्बर साहब उसके फादर बन जाते हैं और जैसे ही उसकी प्रॉब्लम खत्म होती है वैसे ही वो ये कहना शुरू कर देता है कि राज बब्बर उसका पिता नहीं है। आर्या बब्बर का कहना है कि जब भी प्रतीक को पैसे चाहिए होते हैं तभी राज बब्बर साहब उनको याद आ जाते हैं, उनके पिता बन जाते हैं। जब उनका डिवोर्स हुआ था पहली पत्नी से तब भी राज बब्बर साहब उनको याद आ गए थे। जब उनको उस घर में रहने जाना था जो स्मिता पाटिल जी का घर है तब भी उनको राज बब्बर साहब याद आ गए थे। लेकिन जैसे ही प्रतीक बब्बर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हुई, उसने दूसरी शादी कर ली, वैसे ही उसने बब्बर अपने नाम से हटा दिया। वैसे तो ये 2 भाइयों की आपसी लड़ाई है, इसके बारे में किसी को भी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब ये दोनों मीडिया में आकर इस बात को उछालते हैं तो फिर मीडिया भी बात करेगी, क्यों नहीं करेगी। किसी जमाने में सैफ अली खान की एक फिल्म आई थी कॉकटेल, जिसमें हीरोइन थी दीपिका पादुकोण। फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी और उसी फिल्म से दीपिका बहुत बड़ी स्टार बन गई थी। अब बहुत सालों के बाद कॉकटेल 2 बन रही है, लेकिन उसमें ना तो दीपिका है ना सैफ अली खान है। इसमें है शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना। ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और मैं इसी का रिव्यू करूंगा। तो पहले सीन में कृति और शाहिद की एंट्री होती है और शाहिद कहता है कि यार तुम सिगरेट पीती हो और खांसती तक नहीं हो, तुम लड़की हो कि अल्लादीन का चिराग। और अब डांस हो रहा है, उछल कूद हो रही है और कॉकटेल का जो बहुत बड़ा हिट गाना था वो बजाया जाता है। अब खूबसूरत समंदर दिखाया जाता है, बोट आ जा रही है और भाई साहब हीरो हीरोइन कूद रहे हैं। और अब शाहिद के फादर की एंट्री होती है और वो शाहिद से पूछता है कि तू अपने आप को समझता क्या है, और शाहिद कुछ उल्टा पुल्टा सा जवाब देता है। कृति सेनन कहती है शाहिद से कि यार हम कुछ नया ट्राई करते हैं। मैडम जी अब नया कुछ बचा ही नहीं है आपके लिए, आप सब कुछ ट्राई कर चुकी हो, तो नया क्या होगा जो आप ट्राई करोगी। अब फिर से समंदर, बोट्स, पार्टी, नाच गाना। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म 90% समंदर में है और शायद 10% बाहर होगी समंदर के, क्योंकि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उनको पूरा यकीन था कि अगर हम लड़के लड़कियों को समंदर में दिखाएंगे, बिकनी में दिखाएंगे, तो फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। मैं इस फिल्म के बनाने वालों को याद दिलाना चाहता हूं कि कॉकटेल इसलिए सुपरहिट नहीं हुई थी कि लड़कियों को बिकनी में दिखाया गया था या उस फिल्म में समंदर दिखाया गया था, बल्कि उस फिल्म की कहानी बहुत कमाल की थी। उस फिल्म में दीपिका की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी, यही वजह है कि वो फिल्म सुपरहिट रही थी। अब रश्मिका की एंट्री हो जाती है, कृति शाहिद से कहती है कि यार 2 लड़कियां, कमाल है भाई। और फिर से कॉकटेल का गाना बजना शुरू होता है। अंदाजा लगाइए, कॉकटेल 2 बनाने के लिए इन लोगों के पास म्यूजिक ही नहीं था, इन लोगों के पास गाने ही नहीं थे। जो कॉकटेल के गाने हैं उन्हीं को पार्ट 2 में भी यूज किया गया है। ये इस बात का सबूत है कि इस फिल्म के बनाने वाले मेंटली बैंकरप्ट हैं। अब फिर से वही दिखाया जाता है, पार्टी, कार, समंदर, गाने वगैरह वगैरह, नाच गाना। अब वही ट्रायंगल लव स्टोरी, एक लड़का 2 लड़कियां, लड़के को नहीं पता कौन सी लड़की सही है कौन सी गलत है, किसको प्यार करता है किसको नहीं करता, लड़कियों को नहीं पता कि कौन उसको प्यार करती है कौन नहीं करती, किसका सच्चा प्यार है किसका झूठा प्यार है, कौन किसके बिना जी सकता है कौन किसके बिना नहीं जी सकता। और फिर से वही चालू हो जाता है, समंदर, बोट्स, पार्टीज, नाच गाना वगैरह वगैरह। कहने का मतलब यह है कि ये ट्रेलर देखकर मैं कह सकता हूं कि ये फिल्म कॉकटेल के मुकाबले 10% भी नहीं है। अगर वो फिल्म सुपरहिट रही थी तो इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। वैसे भी बटले शाहिद कपूर की लास्ट हिट फिल्म थी कबीर सिंह,
कबीर सिंह से लेकर आज तक इस बटले की कोई भी फिल्म नहीं चली, इसके घर वाले भी इसकी फिल्म नहीं देखते, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। बालों की दुकान डायरेक्टर इम्तियाज अली आज की तारीख में फ्लॉप है। कोई भी एक्टर उसके साथ काम नहीं करना चाहता। यही वजह है कि छोटी छोटी फिल्में बनाता रहता है और मीडिया में रहने की कोशिश करता रहता है। अब इम्तियाज अली ने थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए, मीडिया में रहने के लिए दीपिका पादुकोण के बारे में बुरा भला कहा है। मैं आपको बता दूं कि एक वक्त में ये दोनों बहुत ही बढ़िया दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर वही कहावत कि यहां कोई किसी का नहीं है, ना हमेशा के लिए दोस्त ना हमेशा के लिए दुश्मन। अब क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कई एक फिल्में की हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, दोनों एक घर में पार्टी किया करते थे, तो इम्तियाज अली ने बताया है कि एक जमाना वो था जब दीपिका लोगों को दिखाया करती थी कि वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही इनोसेंट लड़की है, कुछ भी गलत नहीं करती, लेकिन वैसी वो थी नहीं। I'd written a story called Cocktail, and they were trying to cast for it, and they gave Deepika to read for Meera's part, for the part which later Diana played. And then she called me. So then I asked her to play Veronica. I said, why didn't you read it for Veronica? Veronica is so different from what Deepika's image was at that point of time. But since I've been in the room and doing parties with her, and I know how crazy and wild she can be, and she's otherwise projecting to be such a good girl at that time. दीपिका उस वक्त में भी बहुत आउटगोइंग हुआ करती थी, बहुत ही वाइल्ड पार्टियां किया करती थी, ऐसी पार्टियां किया करती थी जिनके बारे में मैं आज के वक्त में बता भी नहीं सकता। यानी कि इम्तियाज पुराने जमाने की ये बातें करके दीपिका के सीक्रेट आउट करके उनको जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इम्तियाज को यह समझना चाहिए कि जितना उसको दीपिका के बारे में पता है, दीपिका को भी उसके बारे में उतना ही पता है। ये अलग बात है कि आज वो शादीशुदा है, एक बच्चे की अम्मा है, आज वो सब नहीं कहेगी जो उसको कहना चाहिए, जो वो कह सकती है। और इम्तियाज को ये भी पता होना चाहिए कि बॉलीवुड का बच्चा बच्चा जानता है कि वो माल का बहुत बड़ा शौकीन है, माल के बिना नहीं रह सकता। तो अगर कहीं दीपिका ने मुंह खोल दिया, दीपिका ने इम्तियाज के सीक्रेट लीक कर दिए, तो फिर इम्तियाज को समझना चाहिए कि क्या हो सकता है। तो भाई साहब औकात में रहो। ये बात तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि गोविंदा की पत्नी आज की तारीख में गोविंदा को गालियां देकर पब्लिसिटी लिया करती है। गोविंदा की पत्नी को अच्छी तरह पता है कि वो पति को जितनी गालियां देगी उतनी ज्यादा उसको पब्लिसिटी मिलेगी, क्योंकि ये ईद का वक्त है और इस ईद पर कुर्बानी दी जाती है। तो किसी एक इवेंट में सुनीता ने कहा कि गोविंदा भी तो एक बकरा है, उसकी भी कुर्बानी दे दो। आप अंदाजा लगाइए कि पब्लिसिटी के लिए ये औरत क्या क्या कर रही है। भाई है तो आखिर पति ही। मैं कहता हूं चलिए आज आपकी गोविंदा से नहीं बन रही है, आज गोविंदा के और आपके बीच में अनबन है, तो कम से कम थोड़ा तो रेस्पेक्ट रखिए, उस बेचारे को इस तरह भी जलील मत कीजिए। ये तो बिल्कुल गलत है। आज की तारीख में जिसको देखो पॉडकास्ट कर रहा है और पॉडकास्ट बहुत फेमस हो गया है, जिसको देखो वो यही कहता है कि पॉडकास्ट करो। मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब पॉडकास्ट करो। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो लोग आज इंटरव्यू करते हैं जिसको पॉडकास्ट कहा जाता है, ये तब से चला आ रहा है जब से मीडिया है, ये आज शुरू नहीं हुआ। लाइफ मैंने झोपड़पट्टी से स्टार्ट किया हूं जी। आप स्कूल कभी गए नहीं गया। क्या करते थे? बदमाश था। क्या बदमाशी से? मारामारी करता था, ये करता था। अब से तकरीबन 10 साल पहले मैंने पॉडकास्ट किया था डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के साथ, और एक ये पॉडकास्ट देखिए जो अब से बहुत सालों पहले हाजी मस्तान के साथ किया गया था। दाऊद इब्राहिम जो हुआ, वो चला गया दुबई। तो पहले तो वो बॉम्बे में पता था। नहीं ना, हमको मालूम है क्या वो आपको कौन नहीं है, पता? कौन है, क्या है। हमारा रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है। Was it at one time? Was it the same? क्या आपका वर्ल्ड और उनका वर्ल्ड? पता नहीं, हमारा वर्ल्ड तो उसको नहीं मालूम है और उसका वर्ल्ड हमको नहीं मालूम। आप उनसे मिले कभी? तो एक्चुअली जिस तरह से पुराने जमाने में इंटरव्यू हुआ करता था, आज भी इंटरव्यू वैसे ही होता है, लेकिन आज उसको पॉडकास्ट का नाम दे दिया गया है। यह बात तो मैं अपने लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं कि शेखर सुमन साहब का शो आया है और चालू होते ही सुपरहिट हो गया है। लेकिन शेखर सुमन साहब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं शो में कि पता नहीं ये शो कितने दिन चलेगा। जरा आप भी सुन लीजिए। हमारे देश में इस वक्त 2 तरह के आईपीएल चल रहे हैं। एक वो जिसमें हमारे यूथ क्रिकेट खेलकर अपना करियर बना रहे हैं, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा वो जिसमें हमारे युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है, यानी कि इंडियन पेपर लीग। अब अगर शेखर भाई खुलेआम इस तरह से सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे तो ये शो कितने दिन चलेगा? मतलब थोड़ी तो लिमिट रखिए शेखर भाई। जरा सुनिए और भी क्या कहा है शेखर भाई ने।
हमारे यहां पेट्रोल कम हो जाए, डीजल कम हो जाए, गैस कम हो जाए, लेकिन देशभक्ति कम नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों देशभक्ति का एक नया पैकेज लॉन्च हुआ, सोना मत खरीदो। पहले जो लोग सोना नहीं खरीद पाते थे उन्हें गरीब कहा जाता था, अब उन्हें देशभक्त माना जाएगा। आज की तारीख में अगर कोई ट्वीट में भी ऐसी बातें कह दे तो उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अगर कोई वीडियो में ऐसी बातें कह दे तो उसका यूट्यूब अकाउंट ही बंद हो जाता है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब मोबाइल रिचार्ज भी महंगा हो सकता है। पेट्रोल और डीजल का तो समझ में आता है, लेकिन अब यह पता करना होगा कि मोबाइल का रिचार्ज भी क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। तो मुझे नहीं पता कि शेखर भाई का ये शो कितने दिन चलेगा, क्योंकि जिस तरह से शेखर भाई बातें कर रहे हैं खतरनाक बातें हैं और इनका ये शो कभी भी बंद हो सकता है। श्रद्धा कपूर को आप सभी जानते हैं और ये भी आप जानते हैं कि ये माल की बहुत बड़ी शौकीन है। तो बीच बीच में श्रद्धा का कोई वीडियो आता रहता है जिसमें वो झूमती रहती है और दुनिया को बताती रहती है कि माल लेने के बाद उसकी हालत कैसी हो जाती है। अब श्रद्धा का एक नया वीडियो वायरल है, आप भी जरा देख लीजिए श्रद्धा क्या जबरदस्त डांस कर रही है। अब आप ये पूछेंगे कि अपने घर में इस तरह से डांस कौन करता है भाई? देखो, जब आदमी माल ले लेता है ना, फिर उसको पता नहीं रहता कि वो कहां है, घर पर है या बाहर है, डांस कर रहा है या बैठा है। तो श्रद्धा जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि माल लेने के बाद श्रद्धा की हालत ऐसी ही हो जाया करती है। बॉलीवुड में एक महा फ्लॉप एक्ट्रेस है जिसका नाम है शहाना गोस्वामी। इस लड़की को कभी महेश भट्ट ने लॉन्च किया था और आपको तो पता ही है कि महेश भट्ट कैसी लड़कियों को लॉन्च किया करता था। तो अब शहाना ने अपने एक पॉडकास्ट में कहा है कि उसको एक मर्द के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। यही वजह है कि वो शादी कभी नहीं करेगी, क्योंकि अगर शादी करेगी तो फिर उसको सिर्फ एक आदमी के साथ रहना पड़ेगा और वो उसके बस की बात नहीं है। शहाना ने जोर देकर कहा कि मुझे एक ही वक्त में कई मर्दों से प्यार करना अच्छा लगता है और उन सभी मर्दों को एक दूसरे के बारे में पता होता है, मैं किसी से छुपाती नहीं हूं। लेकिन अगर एक ही वक्त में बहुत सारे मर्द मेरी जिंदगी में ना हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शहाना ने यह भी कहा कि मल्टीपल आदमियों के साथ रिलेशनशिप रखना कोई गलत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। सेम डायनामिक्स अब बाकी पार्टनर्स के साथ करते हो, है कि नहीं? And everybody knows, I mean, there is nothing hidden in my life. So, तो यानी कि ये जो पार्टनर्स हैं आपके, उनको ये भी मालूम है कि शहाना शायद पिछले हफ्ते फिजिकली इंटीमेट रही होगी दूसरे पार्टनर के साथ। उनको नाम मालूम होते हैं एक दूसरे के? मालूम होते हैं। शहाना मैडम जी, जो आप कह रही हो मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कितने बॉयफ्रेंड्स एक साथ में रखती हो, लेकिन जब आप इसको इंग्लिश में बताती हो रिलेशनशिप तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इसको हिंदी में बताओगी तो बहुत बुरा लगेगा। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदी में ऐसी लड़कियों को कहा जाता है धंधे वाली। आप ये बिल्कुल मत समझना कि मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जो समाज के रीति रिवाज हैं, जो समाज में कहा जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये तो आप सभी जानते हैं कि रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच में झगड़ा चल रहा है। फेडरेशन ने रणवीर को बैन भी कर दिया है, यानी कि वो अपनी फिल्म की शूटिंग मुंबई में नहीं कर सकता। जल्दी ही रणवीर सिंह की फिल्म पड़ले की शूटिंग चालू होने वाली है और बताया जा रहा है कि इस प्रॉब्लम की वजह से ही अब इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में नहीं होगी बल्कि साउथ में होगी, क्योंकि अगर फिल्म की शूटिंग साउथ में होगी तो फेडरेशन नहीं रोक सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में नहीं होगी तो जो वर्कर्स मुंबई में हैं उनका नुकसान हो जाएगा। जब एक फिल्म की शूटिंग होती है तो तकरीबन 400 से 500 लोग उस शूटिंग में काम किया करते हैं, उनका घर चला करता है। तो अगर इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में नहीं होगी तो जो मुंबई के वर्कर्स हैं उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उनका 2-3 महीने का नुकसान हो जाएगा, एक आध दिन का नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो फेडरेशन ने अपने ही वर्कर्स का नुकसान कर दिया है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि बॉलीवुड का एक बड़ा एक्टर दोनों के बीच में आया है, दोनों की सुलह कराना चाहता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब इन दोनों की सुलह नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब इन दोनों के रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। हाँ, ये बात सही है कि एक वक्त में ये दोनों ही बहुत क्लोज दोस्त हुआ करते थे, दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन था, दोनों एक दूसरे को अपना भाई कहा करते थे, लेकिन आज नहीं है। मैं हमेशा ही आपको कहता हूं कि बॉलीवुड में हमेशा कोई किसी का दोस्त नहीं,
हमेशा कोई किसी का दुश्मन नहीं। यहां हर फ्राइडे रिश्ते बदलते रहते हैं। हनी सिंह ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया है कि उसके साथ अब तक क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। हनी सिंह ने बताया कि एक वक्त वो था जब वो बहुत ज्यादा लिया करता था, बहुत ज्यादा शराब पिया करता था। बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने उससे कहा था कि तू ऐसा मत कर, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन उसने नहीं सुनी थी। शाहरुख खान ने भी उससे कहा था कि लेना बंद कर दे, नहीं तो तेरा करियर तबाह हो जाएगा, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी थी। हनी सिंह ने खुद ही बताया कि बहुत ज्यादा लेने की वजह से, पीने की वजह से उसके बाल चले गए हैं, और अब जो बाल वो दिखाता है दुनिया को, वो एक विग है, वो रियल बाल नहीं है। I became 105 kgs due to medication. I became fat. I got bald. Wow. This is fake hair right now. I'm totally bald. This is fake hair. What do you mean say like hair transplant? Not hair transplant. It's a Oh really? hair system. Yeah. Good job. It actually looks good. मैं हनी सिंह से ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप विग पहनते हैं। बॉलीवुड में तकरीबन 70% लोग वो हैं जो विग ही पहनते हैं। कुछ लोग विग पहनते हैं, कुछ लोग पैच पहनते हैं, जैसे कि रणबीर कपूर पैच पहनता है, जैसे कि ऋतिक पैच पहनता है, जैसे कि गोविंदा पैच पहनता है, सन्नी देओल पैच पहनता है। कहने का मतलब यह है कि हर दूसरा आदमी पैच या विग ही तो पहनता है, तो इसमें शर्म की कोई बात ही नहीं है। हनी भाई, एंजॉय करो आप। और कसम से जो आपकी विग है ना, या जो भी आपका पैच है ना भाई, बहुत ही बढ़िया दिखता है, कमाल के लगते हो आप। बॉलीवुड में एक बटला हीरो है जिसके छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, जिसकी हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, लेकिन अपने आप को हीरो मानता है। एक्टिंग का ए नहीं आता, डायलॉग बोलने नहीं आते, तब भी अपने आप को सुपरस्टार मानता है, और वो है वरुण धवन। वरुण ने अपने एक पॉडकास्ट में कहा है कि उसने बहुत सारी पारसी लड़कियों को डेट किया है। वरुण ने यह कहा कि पारसी कम्युनिटी की कम से कम 50% लड़कियों को उसने डेट किया है। I've dated a lot of Parsis. Like I must have dated 50% of the community. I'm not lying, I swear. I've had a lot of Parsi girlfriends. भाई बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो यार। आप जैसे लुखे को कोई लड़की क्यों डेट करेगी, और वो भी पारसी लड़की आपको डेट करेगी? कैसे भाई? पारसी लड़की के बराबर में अगर आप खड़े हो जाते होंगे तो यहां तक आते होंगे, तो कोई लड़की आप जैसे लुखे बटले को डेट क्यों करेगी? झूठ मत बोलो, फेकम फेक मत करो दोस्त, ऐसा मत करो भाई साहब। आपको तो पता ही है कि अनुपम खेर साहब कोई ना कोई ऐसी फिल्म बनाते रहते हैं जिसमें प्रोपगेंडा हो। अब अनुपम ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग चालू की है जिसका नाम है श्री राम भूमि। अनुपम को कोई ना कोई निर्माता भी मिलता रहता है जो ऐसी फिल्मों पर अपने पैसे उड़ाता रहता है। क्या होगा इस फिल्म का आप भी जानते हैं, कुछ नहीं, फिल्म तो सुपर डुपर डिसास्टर ही होगी। लेकिन हां, अनुपम ने जिस निर्माता को भी फंसाया है इस फिल्म को बनाने के लिए, उसके 25-30 करोड़ रुपए जाएंगे, और ये पैसे उड़ने के बाद वो भाई साहब चप्पल पहनेगा, ट्रेन में बैठेगा और मुंबई से वापसी चला जाएगा। बटले वरुण धवन ने खुद ही बताया कि उसके घर का नाम पप्पू है, उसकी फैमिली उसे पप्पू बुलाती है। My dad would call me पप्पू। भाई आपके घर वालों ने बिल्कुल सही नाम रखा, उन्होंने पालने में ही आपको देख लिया था कि आप पप्पू हो। पप्पू कांट डांस साला, पप्पू खाली कंधे हिला सकता है, पैर नहीं हिला सकता। बटले, तेरा नाम तेरी फैमिली ने बिल्कुल सही रखा था, और मैं तो कहता हूं कि जो बॉलीवुड वाले हैं उनको भी तुझे पप्पू ही बुलाना चाहिए, क्योंकि तू वाकई ही पप्पू है, इसमें कोई शक नहीं है। हुमा कुरैशी का भाई है साकिब सलीम, बहन भी फ्लॉप है, भाई भी फ्लॉप है, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब साकिब किसी को फंसा कर लाया है और एक फिल्म बनाई है, और फिल्म का नाम आए हाय हाय कमाल का नाम है, बेबी डू डाई वगैरह वगैरह। लेकिन कमाल यह है कि इस फिल्म को साकिब ने खुद ही प्रोड्यूस किया है। अब आप ये जरूर पूछोगे कि इसके पास कहां से पैसे आए हैं फिल्म को प्रोड्यूस करने के? किसी को फंसा के लाया है। अपने बॉलीवुड वालों का काम क्या है? बाहर के लोगों को फंसा कर लाना, फिल्में बनाना और उनको नंगा करके वापसी भेज देना। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में जो पैसे लगे हैं वो किसी पुणे के बंदे के लगे हैं, क्योंकि जिस प्रोडक्शन कंपनी ने इस फिल्म को बनाया है उसका नाम है पुणे 04 फिल्म्स। अब साकिब ने इन लोगों को बताया होगा कि देखो भाई, मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं, अगर मेरे साथ आप फिल्म बनाओगे तो फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी और आप बॉलीवुड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर बन जाएंगे। अब जो पैसे इसमें लगे हैं वो लुट जाएंगे, लुटने के बाद ये भाग जाएंगे। बात करता
कमाल है बॉलीवुड के लोग, कसम से। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करके कह रहे हैं कि यार ये गलत है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ता, तो यही वजह है कि चलिए आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी पढ़ लेता हूं। कोई सूरज है, उनका कहना है कि भाई आप बहुत कम वीडियो अपलोड करते हो, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड कीजिए। सूरज भाई मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा वीडियो अपलोड करूं। कोई जीरो लिमिट है, उसका कहना है कि भाई साहब आज का वीडियो देखकर मजा आ गया, बस ऐसे ही कमाल के वीडियोस बनाते रहिए, अपलोड करते रहिए, हमें एंजॉय कराते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अवंतिका पटेल कह रही है कि भाई साहब वीडियो देखकर मजा आ गया, बटले वरुण की क्या वाट लगाई है। अब आप लोग मुझे बताइए ये वाट लगाने के काबिल है या नहीं है? जब ये वाट लगाने के काबिल है तो इसकी वाट लगानी ही चाहिए ना भाई। शुभ्रा का कहना है कि केआर के भाई आपके वीडियोस वाकई बहुत एंटरटेनिंग होते हैं, बहुत ही कमाल के होते हैं, देखने में बहुत मजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। गिप्पी गरेवाल पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार है, कोई ना कोई फिल्म बनाता ही रहता है। अब गिप्पी की फिल्म आ रही है कैरी ऑन जट्टा 4, लेकिन मुझे लगता है गिप्पी और रिलायंस का कुछ झगड़ा है। यही वजह है कि रिलायंस अदालत चली गई है इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए। रिलायंस ने अदालत से गुहार लगाई है कि इस फिल्म की रिलीज को रोका जाए। यह मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। गिप्पी ने रिलायंस को कुछ पैसे देने हैं, क्या देने हैं तो कितने देने हैं। पिछले फ्राइडे को करण जौहर की फिल्म चांद मेरा दिल रिलीज हुई थी। इस फिल्म का फर्स्ट वीक का बिजनेस हुआ है 21 CR। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 30 CR प्लस। इस फिल्म में हीरोइन है अनन्या पांडे, हीरो है लक्ष्या, और काफी लोगों को यह फिल्म पसंद आई है। ये एक छोटे से बजट की फिल्म है और अगर इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 30 CR प्लस होता है तो ये एक अच्छा बिजनेस है। 1984 में एक इंग्लिश फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था मिक्की एंड मौदे। फिल्म सुपरहिट रही थी। कुछ सालों के बाद डायरेक्टर अनीस बज्मी ने उस फिल्म की कहानी पर हिंदी में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सैंडविच। उस वक्त में बाहर की फिल्मों को ऐसे ही कॉपी किया जाता था, किसी फिल्म के राइट्स लेने की जरूरत नहीं होती थी। फिल्म सैंडविच को रिलीज किया गया था 2006 में और फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। अब डेविड धवन ने उसी फिल्म की कहानी पर अपने बेटे के साथ एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है जवानी तो इश्क होना है। यानी कि है जवानी की जो कहानी है वो है जो 1984 में हिट रही थी। यानी कि इस फिल्म की कहानी वो है जो 40 साल पहले फिल्मों में आया करती थी। आप अंदाजा लगाइए, डेविड धवन को यह उम्मीद है कि 40 साल पुरानी कहानी आज काम कर सकती है। 40 साल पुरानी कहानी पर बनी हुई फिल्म आज के वक्त में हिट हो सकती है। और यही वजह है कि मैं इतनी बार कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है। इस फिल्म को डिजास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद वरुण धवन भी उतना ही बड़ा सुपरस्टार होगा जितना कि अर्जुन कपूर है। दोनों लुक्के थे, लुक्के हैं, लुक्के ही रहेंगे। आज आप में से बहुत सारे लोग मेरी ड्रेस का कलर देखकर पता नहीं क्या क्या कहेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता कि ये कलर उसका है, ये कलर उसका है। जो कलर मुझे अच्छा लगता है वो मैं पहनता हूं, जो कलर अच्छा नहीं लगता नहीं पहनता हूं, बात खत्म। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो भगवा है या ग्रीन है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।